गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हम लोग बेसिक लेक्चर में 4 लेक्चर पढ़ चुके हैं। ये हमारा 5वां लेक्चर है। इसमें मैं आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बातें करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कि सबसेल में आप किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का फिलिंग करते हैं, सबसेल में आप किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरते हैं, वो थोड़ा सा मैं तरीका सिखाना चाहता हूँ जो कि आप 9th-10th स्टैंडर्ड में पढ़े हुए। हालांकि जो भी चीज़ें मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वो आपको 11th के ही दूसरे चैप्टर जिसका नाम है एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें काफ़ी डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्ट के साथ पूरा का पूरा मॉलिक्यूल के बारे में वहाँ पे स्टडी किया जाएगा। लेकिन तब तक चर्चा के लिए, बस कुछ जानकारी के लिए, जो आप जानते हैं उसी को मैं कुछ रिवीजन करवा देता हूँ। तो ये हमारा 5वां बेसिक लेक्चर है। इसमें हम कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से बारे में बातें करेंगे। एक बात आप समझ सकते हैं, जो आप जानते हैं, ये मान लीजिए एटम का सबसे सेंट्रल पार्ट है और उस सेंट्रल पार्ट के इर्द गिर्द में स्फेरिकल पाथ है, जिस स्फेरिकल पाथ को हम लोग कहते हैं ऑर्बिट। तो ये आपका हो गया ऑर्बिट, या इसी को बोलते हैं सेल, या इसी को बोलते हैं एनर्जी लेवल। और इसी में कौन रहता है? तो इसी में रहता है इलेक्ट्रॉन। ऑर्बिट या सेल या एनर्जी लेवल, इसी में कौन रहता है? इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉन रहेंगे। मान लीजिए पहला ऑर्बिट है, दूसरा ऑर्बिट है, तीसरा ऑर्बिट है, चौथा ऑर्बिट है। तो किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा वो आपको पता करना पड़ेगा। इसमें भी इलेक्ट्रॉन रहेगा, इसमें भी इलेक्ट्रॉन, इसमें भी इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो किस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा ये आपको पता करना पड़ेगा। और ये जो एटम के सेंटर पे पार्ट है, इस सेंट्रल पार्ट का नाम रखा गया है न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर में कौन रहता है? तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इस एटम के सेंट्रल पार्ट में कौन रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब हमें इस सेल में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करना है और फिर सेल के अंदर जो सबसेल है उस सबसेल में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो वही बातें मैं छोटा बातें अभी अध्ययन कर रहा हूँ। तो देखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट बात होते हैं, बात बड़े छोटे होते हैं लेकिन होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसकी सहायता से बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आने लगते हैं। तो या प्रिंट कर लिए होंगे, मैं इसको रबिंग कर देता हूँ कि एटम स्फेरिकल है, उसके सेंट्रल पार्ट का नाम न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। और चारों तरफ जो सर्कुलर पाथ है, वृत्ताकार रास्ता है, उस सर्कुलर पाथ का नाम होता है ऑर्बिट या सेल या एनर्जी लेवल। और उसमें रहता कौन है? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन क्या करता है? चक्कर लगाते रहता है। इतना आप जानते होंगे। चलिए, बोर ने एक फार्मूला दिया था, किसी भी सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, किसी भी सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सेल बराबर होता है 2n², वेयर जहां पे n बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट की संख्या। n बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ ऑर्बिट, ऑर्बिट की संख्या। अब देखिए, फॉर फर्स्ट सेल, पहला सेल के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना रह सकता है? तो 2n², तो 2 गुना n के जगह पे फर्स्ट सेल का मतलब ये होता है कि n का वैल्यू कितना रहेगा? 1 रहेगा। फर्स्ट सेल का मतलब ही n का वैल्यू कितना रहेगा? 1 रहेगा। तो 2n², तो n के जगह पे कितना लिखेंगे? 1 लिखेंगे। तो 2 × 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर भी क्या होगा? 1 को 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका मतलब ये आ गया 2। यानी पहले ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इसी प्रकार से अगर लिख दिया जाए फॉर सेकेंड सेल, सेकेंड सेल का मतलब n का मान कितना होगा? 2। तो अब इसमें
मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता है, तो 2n², 2 इंटू एन के जगह पे कितना रखेंगे, n नंबर ऑफ ऑर्बिट है तो कितना होगा, दूसरा ऑर्बिट, तो 2 का स्क्वायर, तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 को 2 गुना करेंगे तो कितना होगा, 8। यानी दूसरा सेल में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 8 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। यहाँ पे अगर बातें किया जाए फॉर थर्ड सेल, तीसरा सेल के लिए n का मान कितना होगा, 3। तो यहाँ पे देखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता है तीसरा सेल में, तो यहाँ पे 2n², तो 2 गुना 3 का स्क्वायर और 3 तिया 9 दूनी कितना होगा, 18। और फिर फोर्थ सेल, बताइए चौथा सेल में n का मान कितना रखेंगे, 4। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, तो 2n² होगा, तो 2 गुना 4 का स्क्वायर रहेगा, तो 4 चौका 16 और दूना कितना होगा, 32 हो जाएगा। इसी तरीके से फॉर फिफ्थ सेल, पाँचवा सेल के लिए n का मान कितना होता है, 5। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है, 2n²। तो यहाँ से बन सकता है 2 गुना 5 का स्क्वायर, तो क्या होगा, 5 से 25 और दूना कितना होगा, 50। तो देखिए पाँचवा सेल में, पाँचवा ऑर्बिट में मैक्सिमम 50 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। पहला ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब ये हुआ कि 2 से ज़्यादा नहीं रहेगा, 2 रह सकता है और 2 से कम भी रह सकता है। मैक्सिमम दूसरा ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है, 8। इसका मतलब दूसरा ऑर्बिट में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है, 8 रह सकता है, 8 से कम भी रह सकता है। जैसे मैं बोलूँ कि मैक्सिमम मैं 50 रोटी खाता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि मैं 50 रोटी तक खा सकता हूँ। 50 से ज़्यादा 51 नहीं हो सकता है, लेकिन 50 से कम 49 हो सकता है, 50 से कम 40 हो सकता है। तो मैक्सिमम मैं 50 रोटी खाता हूँ, इसका मतलब ये हुआ कि अधिकतम मैं अपनी सीमा को बढ़ाते जाऊँ, तो मैं कहाँ तक लिमिट बनाऊँगा, तो मैक्सिमम 50 तक जाएगा और 50 के बाद मैं नहीं जा पाऊँगा, लेकिन 50 तक रह सकता हूँ। 50 से कम में भी मैं चल सकता हूँ, लेकिन 50 से ज़्यादा हम एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। मैक्सिमम का मतलब ये होता है। तो आप देख सकते हैं कि पाँचवां ऑर्बिट में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 50। इसका मतलब 50 तक रह सकता है, 50 से ज़्यादा नहीं रह सकता है, 50 से कम तो आराम से रह सकता है। बस वही बात है, इसको आप प्रिंट कर लीजिए। ये बोर का फार्मूला है, बोर-विडे स्कीम। अब देखिए मिटा दिया जाए इसको। देखिए देखिएगा फिर से, अब देखिए किसी सेल में जो स्पेस होते हैं उसे हम लोग कहते हैं सब सेल। सेल के अंदर में सब सेल का पार्ट होता है। तो जैसे सेल हमारे पास इनफाइनाइट होते हैं, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट, पांचवा ऑर्बिट। आपके पास रहने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या ही लिमिटेड होते हैं। हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट होते हैं, इसका मतलब टोटल 118 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। जिस वजह से इलेक्ट्रॉन भरते भरते एक समय ऐसा होगा कि सेल हमारे पास बचा हुआ ही रहेगा, लेकिन उसमें रहने वाले इलेक्ट्रॉन ही हमारे पास ख़त्म हो जाते हैं। इस वजह से हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन लिमिटेड होता है, लेकिन ऑर्बिट की संख्या अनलिमिटेड होता है। जितना इलेक्ट्रॉन आप भरते जाएंगे, ऑर्बिट की संख्या अपने आप एक्सपेंड करता जाएगा, अपने आप बढ़ता जाएगा। अब देखिए, अगर यहाँ से हम एक लाइन सोचें कि भाई सेल के अंदर में सब सेल है, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग बस सब सेल तक की बातें देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि इस चैप्टर का पूरा डिटेल जो स्टडी है वो आपके 11वीं के दूसरा चैप्टर में पढ़ना ही है, तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे ही।
बस यहाँ पे हम बेसिक बातें करते हैं, क्योंकि कुछ कुछ जानकारी आपको आनी चाहिए। जो जानकारी आप 9th और 10th में पढ़े हैं उसी को मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करके रिवीजन करवा देता हूँ। देखिए, जैसे सबसेल की बात किया जाए तो सबसेल 4 प्रकार का होता है। एक का नाम है एस सबसेल, इसका नाम है पी सबसेल, इसका नाम है डी सबसेल और इसका नाम है एफ सबसेल। अब देखिए, एस पी डी एफ सबसेल कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। एस पी डी एफ, अब बात यह है कि अधिकतम किसी सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जैसे हमारा एस सबसेल है तो एस सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पी सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, डी सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और एफ सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो एस सबसेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, मैक्सिमम। यहां पे लिख देते हैं नीचे में लाइन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबसेल। तो किसी सबसेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो यहां से आप देख सकते हैं कि एस सबसेल अगर है तो उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, पी सबसेल है तो मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, डी सबसेल है तो मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं और एफ सबसेल अगर है तो उसमें मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। मैक्सिमम कैपेसिटी है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सबसेल। किसी सबसेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? तो एस सेल में अधिकतम 2, इसका मतलब 2 हो सकता है, 1 भी हो सकता है, क्योंकि 2 से कम है। मैक्सिमम 2 है। जैसे यहाँ पे पी सबसेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसका मतलब 6 तक हो सकता है, 7 नहीं हो सकता है, 6 तक हो सकता है। इसका मतलब 5 भी रह सकता है, 4 भी रह सकता है, 3 भी रह सकता है, 2 भी रह सकता है, 1 भी रह सकता है। डी सबसेल में जैसे बता रहे कि मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसका मतलब 10 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। यहाँ पे बता रहा है एफ सबसेल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, इसका मतलब 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है, 14 तक चलेगा। ये आगे आपके सबसेल की मैक्सिमम कैपेसिटी, ये कैपेसिटी सब कैसे निकाले जाते हैं ये सब कुछ हमें सीखना है। बस अभी जानकारी के लिए आप डायरेक्ट समझिए बातें कि एस में 2 तो 2 4 6 और 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10, 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14, यानी 4 के डिफरेंस में इसमें इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं। 2 4 6, 6 4 10, 10 4 14, इस तरीके से एस पी डी एफ। अब देखिए, मैक्सिमम कैपेसिटी आप देख चुके हैं। इसके बाद इस सबसेल का थोड़ा सा डायग्राम भी देख लें तो बेहतर होगा। एस सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल और एफ सबसेल, इस तरीके से। देखिएगा, जैसे यहां पे मैं लिख रहा हूं, हेडिंग डाल रहा हूं, शेप ऑफ सबसेल। सबसेल का शेप किस प्रकार से होता है? इस टॉपिक से 12 में भी 2 बार क्वेश्चन पूछ दिया गया है। जैसे सबसे पहला हमारा है एस सबसेल। तो देखिए एस सबसेल कैसा होता है। यहां लिखा है सबसेल, ये सेंटर है न्यूक्लियस, और ये एस सबसेल का शेप है। कैसा है शेप? स्फेरिकल शेप है, यानी गोलाकार शेप होता है। और इस सबसेल के एस सबसेल के जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है, कमिंग आउटवर्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस, गोइंग अवे आउटवर्ड फ्रॉम द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से बाहर की तरफ भागता हुआ प्रतीत होता है। ये एस सबसेल है। इसका शेप कोई पूछेगा एस सबसेल कैसा होता है तो बोलिएगा गोलाकार होता है।
और उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे छितराते रहते हैं। ये जो आपको डॉटेड लाइन दिखा रही है सब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है डीलोकलाइज कर रही है। इलेक्ट्रॉन प्रकट होता है फिर गायब हो जाता है, प्रकट होता है फिर विलुप्त हो जाता है, प्रकट हो जाता है फिर विलुप्त हो जाता है। तो उसके अपीयर और डिसअपीयर होने के कारण प्रकट होना और गायब होना, आना और फिर गायब हो जाना, इस प्रक्रिया के कारण उसका जो डिजाइनिंग बनता है वो डिजाइनिंग बिल्कुल गोलाकार बनता है। तो गोलाकार बनने की वजह से ही हम इसे क्या कहते हैं, स्फेरिकल शेप। स्फेरिकल का मतलब ही होता है गोलाकार। लेकिन इसमें भी खासियत होते हैं। जैसे आप कभी तालाब में स्नान किए होंगे या किसी बाल्टी में आप पानी को डाल दें और पानी में डालने के बाद मान लीजिए कोई बाल्टी है इतना बड़ा है, उसमें पानी मान लीजिए आपने भर दिया है। आप क्या करें, उस बाल्टी में हाथ डाल दें और हाथ नीचे तक जाने के बाद उस पानी को आप ऐसे ऐसे करें। तो जैसे ही आप ऐसे ऐसे पानी करेंगे तो ऊपर में जो पानी का बुलबुला होगा वो ऐसे ऐसे ब्रर 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 ऐसे भागता हुआ प्रतीत होगा। बिल्कुल उसी प्रकार से जैसे कि आप कढ़ाई में देखते हैं, कभी आप देखे होंगे कढ़ाई में कि तेल अगर खौलते रहता है तो तेल खौलते रहता है तो क्या होता है कि ऐसे ऐसे भागते रहते हैं, ऐसे ऐसे भागते रहते हैं, सेंटर से बाहर की तरफ भागते रहते हैं। तो उसी प्रकार से एस सबसेल का जो शेप है स्फेरिकल है, लेकिन इसमें जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है वो न्यूक्लियस से बाहर की दिशा में भागता हुआ प्रतीत होता रहता है। एस सबसेल में जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है, इलेक्ट्रॉन का जो वीरवार होता है, इलेक्ट्रॉन की जो मात्रा होता है, इलेक्ट्रॉन का जो जनसंख्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जो घनत्व होता है, इलेक्ट्रॉन की जो आबादी होती है, वो सारे के सारे आबादी न्यूक्लियस से बाहर की तरफ भागता हुआ प्रतीत होता रहता है। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि आपका एस सबसेल है, इसमें इलेक्ट्रॉन की आबादी बाहर की तरफ भागता हुआ प्रतीत हो रहा है। ऐसे इलेक्ट्रॉन लग रहा है जैसे कि बाहर भाग रहा है। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं एक लाइन कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गोइंग अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गोइंग अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन की जो आबादी होती है वो न्यूक्लियस से दूर भागते रहता है। ऐसा है। अब देखिए, ये तो एस सबसेल का शेप हो गया। एस सबसेल कोई पूछे कैसा होता है तो बोलिएगा गोलाकार होता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक से बाहर की तरफ भागते रहते हैं, छितराते हुए रहता है। स्कैटर्ड आउटवर्ड गोइंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस यहाँ पे है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ भागता हुआ प्रतीत होता है। ये एस सबसेल का डिजाइनिंग हो गया। दूसरा आप ले लीजिए पी सबसेल। पी सबसेल में जो आकृति देखिएगा तो पी सबसेल की जो आकृति होती है वो डमरू की तरह होता है। जैसे शंकर भगवान का डमरू आप देखते होंगे, ऐसे भी शंकर भगवान का डमरू ऐसे हाथ में लीजिए और ऐसे डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग ऐसे बजाते रहते हैं, ऐसे लेकर के ऐसे बजाते रहते हैं। बस वही होता है हमारा पी सबसेल। यानी इसमें जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है वो नाभिक की ओर आ रहा है, नाभिक की ओर आ रहा है, नाभिक की ओर, कॉन्सेंट्रेटेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस, नाभिक की तरफ आते रहता है। इसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है। तो इसका शेप को कहा जाता है डम्बबेल शेप। डम्बेल शेप मतलब डमरू की आकृति होता है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कमिंग टुवर्ड्स न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे जो न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस की तरफ, यह डॉटेड लाइन का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाभिक की तरफ भाग रहा है, इस इलेक्ट्रॉन का भी डेंसिटी नाभिक की तरफ भाग रहा है। तो इसमें लाइन लिखता हूं मैं, इसमें लिखेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी इलेक्ट्रॉन की घनत्व यानी इलेक्ट्रॉन का आबादी कमिंग, या इसी को बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन की जो आबादी होती है वो न्यूक्लियस के करीब आते हुए प्रतीत होता रहता है। यह पी सबसेल की कहानी हो गया। और इसी प्रकार से आप यहाँ पे डी सबसेल को भी देख सकते हैं। डी सबसेल आप इसे भी देख सकते हैं। और डी सबसेल में जो आकृति होता है वो इसमें सिंगल डंबल है, इसमें सिंगल डमरू है
और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नाभिक के करीब आ रहा है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाभिक के करीब ही आएगा। बस एक एस सबसेल ही है जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होता है, नाभिक से दूर भागता है। बाद बाकी इसके अलावा जो भी पीडीएफ है सारा का सारा इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नाभिक के करीब ही आता है। और इसमें जो शेप होता है डंबल का, वो डबल डंबल बन जाता है ऐसे। देखिए इसमें डबल डमरू है, एक परा हुआ डमरू है ऐसे डिंग डोंग करेगा, और एक खड़ा हुआ डमरू है, इसको ऐसे डिंग डोंग बजाएंगे। तो सीधा सा मतलब है डी सबसेल का शेप एग्जैक्टली डबल डंबल होता है। इसमें भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी की अगर बात किया जाए तो कॉन्सेंट्रेटेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस, इसमें भी इलेक्ट्रॉन की जो आबादी होता है वो नाभिक के करीब आने की कोशिश करता है। ये इसको हम ऐसे लिख देते हैं, डबल डंबल शेप, डबल डंब बेल शेप, इसको बोलते हैं डबल डंबल शेप। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल डंबल शेप, यानी डबल डमरू का आकृति। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कमिंग्स कॉन्सेंट्रेटेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस, नाभिक की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिकुड़ता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो इसमें लिखते हैं लाइन कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कॉन्सेंट्रेटेड टुवर्ड्स न्यूक्लियस, बीच में न्यूक्लियस है तो इलेक्ट्रॉन की जो आबादी होता है वो कॉन्सेंट्रेट होता है, इकट्ठा होता है, किधर की तरफ, नाभिक की तरफ इकट्ठा होते रहता है। आप देख सकते हैं एसपीडी, ये तीनों सबसेल हो चुका है। एस सबसेल के बारे में अगर बात किया जाए तो ये स्फेरिकल होता है, गोलाकार होता है, और इसमें इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होती है वो नाभिक से दूर भागते रहता है। यहीं पे पी सबसेल की अगर बात किया जाए तो पी सबसेल की आकृति डमरू जैसा होता है, डमरू की आकृति डंबल शेप, और इसमें इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होती है वो नाभिक के करीब आता है, नाभिक के ओर आता है। और ये डी सबसेल है, इसमें डबल डमरू है, एक परा हुआ डमरू, एक खड़ा हुआ डमरू। इसमें डबल डंबल शेप है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है वो नाभिक के करीब, इधर से भी नाभिक पे जा रहा है, इधर से भी नाभिक की तरफ जा रहा है, इधर से भी नाभिक की तरफ जा रहा है, इधर से भी नाभिक की तरफ जा रहा है। तो सब जगह जो आपको डॉटेड लाइन दिखता है ये इलेक्ट्रॉन ऐसे लग रहा है कि डिलोकलाइज होकर के नाभिक की तरफ जा रहा है। तो सीधा सा मतलब पी, डी और एफ, इन तीनों में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाभिक की तरफ जाता है और एस सबसेल में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नाभिक से दूर भागते रहता है। और ये सब, ये डमरू है, ये डबल डमरू है, ये गोलाकार है। अब ले लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे, चलिए मिटाते हैं। एक चौथा हमारा होता है चौथा हमारा होता है जिसका नाम होता है एफ सबसेल। एफ सबसेल के बारे में अगर बात किया जाए तो एफ सबसेल का शेप एग्जैक्टली नहीं पता होता है, मतलब वो डमरू जैसा ही होता है, लेकिन जैसे उसमें पी सबसेल में क्या था कि सिंगल डमरू था, डी सबसेल में क्या है तो डबल डमरू है। लेकिन एफ सबसेल में डमरू है, लेकिन एक डमरू दूसरे डमरू से ओवरलैप कर रहा है और कुछ इस तरीके से ओवरलैप कर रहा है, कुछ इस तरीके से एक दूसरे पे चढ़ा हुआ है। एक डमरू दूसरे डमरू पे कुछ इस तरीके से ढक रहा है कि एग्जैक्टली कोई डमरू क्लियर नहीं बन पाता है। इसलिए डमरू तो है यानी डंबल तो है, लेकिन ये संरचना काफ़ी ज़्यादा जटिल होते हैं, सिंपल नहीं, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। इसलिए इस डंबल शेप का नाम रखा जाता है कॉम्प्लेक्स डंबल। हालांकि एफ सबसेल की शेप आपसे जल्दी कोई पूछना नहीं चाहेगा क्योंकि इसकी एग्जैक्ट शेप नहीं पता चल पाता है, लेकिन फिर भी अगर बात करें तो इसमें शेप के बारे में अगर बताया जाता है तो कॉम्प्लेक्स डंबल, यानी डंबल तो है, डमरू तो है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जटिल है। मतलब इतने सारे डमरू एक जगह पे इकट्ठा हो रहे हैं कि एग्जैक्ट नहीं पता चल पाता है कि वाकई में कितने डमरू वहाँ पे बन रहे हैं। अब देखिएगा एफ सबसेल के बारे में बात किया जाए तो ये कुछ इस तरीके से, देखिए ऐसे डमरू, फिर इस पे डमरू, फिर इस पे डमरू,
फिर इस पे डमरू, फिर इस पे डमरू, फिर इस पे डमरू, फिर इस पे डमरू, फिर इस पे डमरू, फिर इस पे डमरू, इस तरीके से। बताइए इसमें डमरू ढेर सारे हैं, लेकिन कौन डमरू किसको ढक रहा है, क्या उसकी दशा है, कोई नहीं समझ सकता है। इसी वजह से बोलते हैं कि काफ़ी ज़्यादा जटिल डमरू है, साधारण डमरू नहीं है, काफ़ी ज़्यादा जटिल पिक्चर बन गया है। इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, कॉम्प्लेक्स डम्बेल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स डम्बेल। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स डम्बेल, यानी जटिल डमरू की संरचना इसको हम लोग बोलते हैं। तो यह आ गया जटिल डम्बेल। और इसमें इलेक्ट्रॉन की आबादी का कोई ठीक ही नहीं रहता है। हालांकि बोलने के लिए तो बोल सकते हैं कि टुवार्ड्स द न्यूक्लियस, नाभिक के करीब जाता है, लेकिन चूंकि इसका एग्जैक्ट शेप नहीं पता चल पाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन के बारे में बहस नहीं करना चाहते। तो ये आपके SP, D और F सबसेल के शेप की बातें हो गया। इसमें आपको यह बताया गया कि SP, D, F सबसेल का शेप किस प्रकार से होता है। अब देखिए S सबसेल में आपको बताया गया था कि S सबसेल में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2, P में कितना 6, D में कितना 10 और F में कितना 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन सबसेल में किस प्रकार से करते हैं, तो वहाँ पे एक आता है क्लिच-कोबेस्काइज का रूल। जिस क्लिच-कोबेस्काइज के रूल के अनुसार ही हम लोग इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं सबसेल में। अब देखिए एक बात मैं और आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, जैसे फर्स्ट सेल में एक ही सबसेल होता है, S सबसेल होता है। पहला सेल में क्या होता है, ओनली S सबसेल होता है। अब दूसरा की बात किया जाए, सेकंड सेल की बात किया जाए, उसमें S और P सबसेल होता है। फिर यहाँ पे थर्ड सेल की बात किया जाए तो यहाँ पे S, P, D सबसेल होता है। इसी प्रकार से फोर्थ सेल की बात किया जाए तो यहाँ पे S, P, D, F सबसेल होता है। गौर से देखिए, पहला सेल में मात्र एक ही सबसेल होता है जिसका नाम क्या होता है, S सबसेल। दूसरा सेल में, सेकंड सेल में, दूसरा सेल में 2 सबसेल होते हैं जिसका नाम होता है, एक का नाम है S सबसेल और दूसरे का नाम है P सबसेल। सेल तीसरा की बात किया जाए, तीसरा सेल में यानी तीसरा ऑर्बिट में, यानी तीसरा एनर्जी लेवल में, सेल को ही बोलते हैं हम लोग ऑर्बिट, ऑर्बिट को ही हम लोग बोलते हैं एनर्जी लेवल, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो अगर तीसरा सेल की बात किया जाए तो तीसरा सेल में 3 सबसेल होगा, एक S सबसेल, एक P सबसेल और एक D सबसेल। वहीं पे अगर चौथा सेल की बात किया जाए तो चौथा सेल में भी 4 सबसेल होगा। कौन कौन, S, P, D, F सबसेल ये होंगे। S सबसेल है, P सबसेल है, D सबसेल है और F सबसेल है। पांचवा सेल में क्या होगा, तो SPDF तो रहेगा ही। छठा में क्या रहेगा, SPDF तो रहेगा ही। सातवां में क्या रहेगा, SPDF तो रहेगा ही। सर कितना तक, अरे भाई जितना तक जाना है आप जाते जाइए, SPDF हमेशा रहेगा। होगा क्या कि आपके पास मात्र टोटल 118 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन भरते भरते 7वां ऑर्बिट खत्म होते होते ही आपका सारा इलेक्ट्रॉन ही खत्म हो जाएगा, 8वां ऑर्बिट में जा ही नहीं पाएगा, आप उससे आगे सोच ही नहीं पाएंगे। तो सीधा सा मतलब होता है हमारा कि जैसे जैसे सेल बढ़ रहा है, जैसे पहला से दूसरा हुआ तो 1 से 2 सबसेल हो गया, दूसरा से तीसरा हुआ तो 2 से 3 सबसेल हो गया, तीसरा से चौथा हुआ तो 3 से 4 सबसेल हो गया। तो मैं साफ मतलब आपको कहना चाह रहा हूं कि जैसे जैसे सेल की नंबर बढ़ती है वैसे वैसे उसके सबसेल की संख्या भी बढ़ रहा है। मेरे कहने का मतलब यही है। अब हर सबसेल में अपने इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, ये तो आपको हमें लगता है, उम्मीद है कि याद होगा कि S सबसेल में 2 इलेक्ट्रॉन, P सबसेल में 6 इलेक्ट्रॉन, D सबसेल में 10 इलेक्ट्रॉन, F सबसेल में 14 इलेक्ट्रॉन।
SPDF, 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 4 जोड़ेंगे तो 10 और 10 में 4 जोड़ेंगे तो 14। इस तरीके से हमारे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा सब सेल में। अब देखिए किसी सब सेल में मिटा देते हैं, किसी सब सेल में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन जो आप लोग करते हैं, हालांकि मैं यहाँ पे डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन का बंटवारा कर रहा हूँ, लेकिन इसका भी अपना एक तौर तरीका होता है कि कैसे इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। उसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है क्लिच-कोबेस्काइज रूल, लेकिन हम लोग यहाँ पे बिना रूल से डायरेक्ट बस इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं सब सेल में। तो किस तरीके से करते हैं वो ज़रा देखिएगा। हमारा टॉपिक है यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप किस प्रकार से करते हैं वही आपको यहां पे देखना है। तो जैसे पहला ले लीजिए 1s, 1s, यहां पे 2s, यहां पे 3s, यहां पे 4s, यहां पे 5s, यहां पे 6s, यहां पे 7s। और हो क्या जाता है कि 7वां के बाद 8वां ऑर्बिट आ ही नहीं पाता है, क्योंकि हमारे पास एलिमेंट की संख्या लिमिटेड होते हैं। इस वजह से उसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या भी लिमिटेड ही होते हैं। तो हम लोग 7वां से 8वां ऑर्बिट पे नहीं जा पाते। हाँ, मैं ये भी क्लियर कट आपको बोल देता हूं कि भविष्य में मान लीजिए कोई ऐसा एलिमेंट आएगा जिसका मतलब एटॉमिक नंबर यानी उसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 118 से ज़्यादा होगा, तो ऐसा नहीं कि वहां पे एटम के पास मात्र 7 ही ऑर्बिट रहेंगे। 7 के बाद उसमें 8वां ऑर्बिट भी आएगा, 8 के बाद उसमें 9वां ऑर्बिट भी आएगा, 9 के बाद उसमें 10वां ऑर्बिट भी आएगा। लेकिन जब आएगा तब की बातें हैं, पैटर्न बस यही फॉलो होगा, सीधा सा मतलब समझिए। तो देखिए अब पहला सेल में तो मात्र एक ही सब सेल है, तो इसका लाइन खाली रहेगा। दूसरा में 2 है, एक S वाला है और P वाला है, P, 4P, 5P, 6P, 7P, ऐसा। फिर 3D, 4D, 5D, 6D, 7D। फिर पहला में एक ऑर्बिट, दूसरा पहला सेल में एक सब सेल 1s, दूसरा में 2 S और P, तीसरा में 3 S, P, D, चौथा में होना चाहिए 4 S, P, D और एक F। तो चौथा में चल लीजिए 4F, पांचवा में तो F रहेगा ही, अब बाकी सब में F रहेगा, ऐसा रहेगा। अब इसमें इलेक्ट्रॉन का जो आप डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, हालांकि हम लोग क्लिच-कोबेस्काइज से करते हैं। आप पूछ सकते हैं यहाँ पे कि क्यों कैसे करते हैं, तो उसके लिए हम आपसे बस एक ही विनती कर रहे हैं कि आप दूसरे चैप्टर को पढ़िए। ये सारी बातें बिल्कुल आसान हो जाते हैं, कॉन्सेप्ट बड़े आसान हो जाते हैं। लेकिन अभी बस बेसिक बातें आप समझ रहे हैं 9th-10th के स्टैंडर्ड में, इसलिए आप बस इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन अभी सीखिए, कैसे होता है, क्यों होता है, कब होता है। ये बातें आपको आप ही के क्लास में दूसरा चैप्टर में सिखाया जाएगा। मूल कंसेप्ट के जस्ट बाद आता है हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें हम बताएंगे। तो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन लोग सबसे पहले किस में करेंगे, 1s में, 1s के बाद जाएगा 2s में, 2s के बाद जाएगा 2p में, और 2p जब पूरा भर जाएगा तो 2p के बाद जाएगा 3s में। अब 3s भर जाएगा तो उसके बाद जाएगा 3p में, और 3p भरेगा तो उसके बाद किस में जाएगा, 4s में। और 4s भर जाएगा तो उसके बाद जाएगा 3d में, और 3d के बाद किस में जाएगा, 4p में, और 4p के बाद किस में जाएगा, 5s में। जब 5s भर जाएगा उसके बाद जाएगा 4d में, 4d के बाद 5p में, 5p के बाद 6s में जाएगा। और जैसे 6s भरेगा उसके बाद जाएगा 4f में, 4f के बाद 5d में, 5d के बाद 6p में, 6p के बाद किस में, 7s में। और 7s के बाद फिर से किस में जाएगा, 5f में, 6d में, 7p में जाएगा। देखिए 7p जब भर जाएगा तब ना जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या होता है 6s के बाद 7s, तो 7s के बाद क्या होगा 8s, यानी यहाँ पे आएगा 8s। लेकिन दुख की बात यह है कि 7p जाते जाते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट ही खत्म हो जाते हैं, उनके सारे इलेक्ट्रॉन ही खत्म हो जाते हैं। इसलिए हम लोग 7p के बाद जा ही नहीं पाते हैं 8s में। मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई इलेक्ट्रॉन रहेगा तब ना आप बंटवारा करोगे। जब इलेक्ट्रॉन यहीं पे खत्म हो गया, इलेक्ट्रॉन जब यहीं पे खत्म हो गया तो हम लोग यहां जाने की बात ही क्यों करेंगे। सर भविष्य में आएगा, अरे भाई जब भविष्य में आएगा तो भविष्य में हम भी 7s के बाद 8s लिख देंगे। मतलब समझ रहे हैं ना। तो बस वही मेरे कहने का मतलब है कि आप यहीं तक रह पाएंगे, इससे आगे नहीं जा पाएंगे। अब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में, 1s में जाएगा।
1s जब पूरा भर जाएगा तो 2s में जाएगा, 2s जब पूरा भरेगा तब 2p में जाएगा, 2p जब पूरा भरेगा तब 3s में जाएगा, 3s जब फुल हो जाएगा तब 3p में, 3p जब फुल हो जाएगा तो 4s में, 4s फुल होगा तो 3d में, फिर 4p में, फिर 5s में, वो फुल हो जाएगा तो 4d में, फिर 5p में, फिर 6s में, ये भी फुल होगा। तो इस तरीके से आप भरते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन आते जाएगा। तो मैं इससे आगे के कॉन्सेप्ट अगले वीडियो में करता हूँ। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई हो तो पक्के से लाइक करें और हमारे चैनल को अवश्य ही शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको लगातार सेवा दे सकें 11वीं और 12वीं के लिए। तो मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू। और हमारे चैनल का नाम है केमिस्ट्री कार्ड। मिलते हैं फिर से अगले क्लास में।